हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम मंत्रा में। और साइंस के कुछ क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और हम आज डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री वाले पार्ट की कि केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो उस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दिया है कि H2S विलयन का पीएच मान है। H2S विलयन का पीएच मान है तो हम जानते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है तो इसका जो विलयन है वह अम्लीय होगा, यानी कि अम्लीय मतलब ये इसका 7 से कम होगा। ये विलयन जो है वह अम्ल होगा क्योंकि H2S एक अम्ल है, ठीक है। तो उसका जो पीएच मान होगा वह 7 से कम होगा। और हम जानते हैं पीएच मान अगर 7 के बराबर है किसी भी विलयन का तो वह विलयन उदासीन होगा। अगर 7 से अधिक है तो विलयन की जो प्रकृति होगी वह क्षारीय होगी। अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन की जो प्रकृति होगी वह अम्लीय होगी, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखेंगे कि पीएच मान पूछ सकता है कि पीएच मान पे बेसिस न्यूमेरिकल दे सकता है आपको ऑप्शन में कि एक हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है 10⁻³ मोल प्रति लीटर है तो उसका पीएच मान क्या होगा, ठीक है ना। तो H पे आयन H पे प्लस इज इक्वल टू 10 पे माइनस पीएच लगा लेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया रहेगा 10⁻³ तो 10 पे माइनस पीएच लगा देंगे। जब घातों की तुलना करेंगे तो पीएच का जो मान आएगा वह 3 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आपका बन सकता है। और तो इस तरह से अम्लों का भी पूछ सकता है। तो ये कई बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि H2S एक विलयन है जिसका पीएच मान है तो 7 से कम होता है, ठीक है ना। अगला कहा है कि निम्न में प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से भी प्रश्न बनते हैं। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें दिया है कि CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है। ये 4 तरह के कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें से प्रबल जो क्षार होगा वह KOH होगा, अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वह बहुत जल्दी ही डिसोसिएट होगा तो यह एक प्रबल क्षार हो जाएगा। अगला दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। एक बार याद रखेंगे, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया हाइड्रोजन आयन सांद्रण का पीएच मान H पे प्लस इक्वल टू 10 पे माइनस 5 मोल प्रति लीटर दिया, इसका पीएच मान होगा। तो अभी मैं जस्ट आपको बताया हूं कि पीएच मान निकालने का फार्मूला H पे प्लस इज इक्वल टू 10 पे पावर माइनस पीएच। हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण दिया हुआ है 10 पे माइनस 5 दिया है तो यहाँ पे 10 पे माइनस 5 रखेंगे और इक्वल टू 10 पे माइनस पीएच रखेंगे। -5 इज इक्वल टू माइनस पीएच, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो पीएच बराबर आएगा 5। तो जो पीएच मान होगा वह प्लस में 5 होगा, अर्थात पहला ऑप्शन जो होगा हमारा सही होगा। इस तरह से पूछ सकता है कि वह विलयन की प्रकृति क्या होगी। उस विलयन की प्रकृति क्या होगी, तो विलयन की प्रकृति क्या होगी तो देखेंगे कि विलयन का जो पीएच मान है वह 7 से कम है कि 7 से अधिक है कि 7 के बराबर है। तो अगर 7 के कम है तो यह जो विलयन होगा वह उसकी जो प्रकृति होगी वह अम्लीय हो जाएगी। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन दिया है 5वां क्वेश्चन, प्रबल अम्ल में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो इस चैप्टर एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे या फिर जो भी आपका साइड बुक है उसमें देखेंगे तो इस तरह से प्रश्न बना हुआ है। एक सारणी मिलेगा आपको, उस सारणी में मेथिल ऑरेंज मिलेगा और फेनाफ्थलीन मिलेगा। तो इस तरह के कुछ मिलेंगे सूचक और उनमें जो है जो प्रबल अम्ल में मेथिल ऑरेंज का जो रंग होगा वह लाल होता है, ठीक है ना। सबका अलग अलग होता है, पीला होता है, नीला होता है, लाल होता है, गुलाबी होता है। तो इस तरह का कुछ सारणी है, उस सारणी को भी देख लेंगे। तो प्रबल अम्ल में मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है वह कैसा होता है, वह लाल होता है। अगला दिया है जल को, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए जो उपयोगी पदार्थ होता है वह हमेशा क्या है, वह विरंजक चूर्ण है। क्या है,
वह विरंजक चूड़ है, जिसको हम विरंजक चूड़ का जो आणविक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। कितना होता है? तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए जो उपयोगी पदार्थ है होता है वह यौगिक क्या है? CaOCl2 है। कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड अर्थात विरंजक चूड़ है। ठीक है ना। अगला दिया है कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो वह धातु क्या दिया है? जिंक दिया है, कॉपर दिया है, सिल्वर दिया है, मरकरी दिया है, तो वह जिंक होगा। ठीक है ना। जिंक जो होता है अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। क्योंकि यह देखेंगे ECS में, तो ECS में हाइड्रोजन से ऊपर होता है जिंक। ठीक है ना। ECS में हाइड्रोजन से ऊपर क्या होता है? जिंक होता है। ECS का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक है वह हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है। इसका मतलब ये है कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को जो है विस्थापित कर देता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है, कह रहा है एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। तो एसिटिक अम्ल में हमेशा जो क्रियात्मक समूह होता है COOH होता है। COOH होता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह राइट आंसर होगा। ठीक है ना। COOH। अगला दिया है एसिटिक अम्ल का IPSC नेम है। तो एसिटिक अम्ल का IPSC नेम जो होता है, देखेंगे एसिटिक अम्ल का जो फार्मूला होगा CH3COOH होगा। CH3। तो दिया है क्या? एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह तो COOH होता है। और 9वां क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, एसिटिक अम्ल का IPSC नेम है। तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला जानेंगे CH3COOH होता है। और CH3COOH है तो मेथ 8 हो जाएगा। और जिसमें COOH होता है तो जो अनुलग्न होता है वह ओइक अम्ल जोड़ते हैं, तो मेथ 8 एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी क्लियर आंसर होगा, एथेनोइक अम्ल। एक बार यस करें कि हाँ सर क्लियर है। एसिटिक अम्ल का जो IPSC नेम होगा वह एथेनोइक अम्ल होगा। एसिटिक अम्ल की जगह दे सकता है C2H5OH। C2H5OH का IPSC नेम क्या होगा? तो C2H5OH का IPSC नेम जिसमें भी OH रहेगा उसमें आपको आल जोड़ना है। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, तो मेथ 8 एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। IPSC नेम आपका एथेनॉल हो जाएगा। OH क्रियात्मक समूह जुड़ा है, कार्बन काउंटिंग कर लेंगे, उसके बाद से OH जुड़ा है तो आल जोड़ लेंगे। ठीक है ना। इस तरह से CHO पूछेगा। एल्डिहाइड का पूछेगा तो एल्डिहाइड में अल जोड़ते हैं। ठीक है ना। तो CH3CHO है, CH3CHO है। तो इस तरह से जो भी होगा मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, कार्बन को देख करके हम काउंटिंग करके उसका नाम दे लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, कॉपर का अयस्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है ये। कॉपर का अयस्क है तो बॉक्साइट दिया है, मैलेकाइट दिया है, कार्नेलाइट दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो जो कॉपर का जो अयस्क होता है वह मैलेकाइट होता है। और एल्यूमिनियम का अगर पूछ लेगा अयस्क क्या होता है तो एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट होता है। याद रखेंगे क्या? कॉपर का जो अयस्क होता है वह मैलेकाइट होता है। और एल्यूमिनियम का अगर कह देगा एल्यूमिनियम का क्या अयस्क है तो उसका बॉक्साइट होता है। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 11, मैट में मुख्यतः होता है। तो ये भर्जन और प्रगलन जो दिया है भट्ठी वाले चैप्टर से, फर्नेस वाले चैप्टर से दिया हुआ है कि मैट में मुख्यतः क्या होता है। तो मैट में मुख्यतः होता है Cu2S और FeS। इसका मतलब फेरस सल्फाइड है। ठीक है ना। और Cu2S जुड़ा होता है उसमें। मैट में मुख्यतः में ये प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन दिया है। क्या? लिथियम विकर्ण प्रकट करता है। तो लिथियम जो होता है मैग्नीशियम के साथ विकर्ण प्रकट करता है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ विकर्ण प्रकट करता है। विकर्ण संबंध जानते हैं, आवर्त सारणी का जो पढ़ेंगे तो उसकी विशेषता पढ़ेंगे तो आवर्त सारणी की विशेषता में सब मिलेगा आपको। लिथियम का विकर्ण संबंध मैग्नीशियम के साथ होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से तृतीय आवर्त के जो तत्व होते हैं उनका जो द्वितीय आवर्त के तत्वों से रिलेशन होता है, जो विकर्ण संबंध होता है। अगला दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया है,
आधुनिक आवर्त सारणी का आधार वर्गीकरण का आधार है, तो परमाणु भार गलत होगा, परमाणु भार नहीं होगा, संयोजकता भी नहीं होगा, क्रियाशीलता भी नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर बी होगा वह राइट आंसर होगा, परमाणु क्रमांक। ठीक है ना। जो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है वह क्या है, परमाणु क्रमांक है। जो मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है, वह मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनाई गई है, और मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, अर्थात जिसको हम मोजले का नियम कहते हैं, यह आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है। तो पूछ सकता है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी कब बनाई गई थी या किसके आधार पर बनाई गई है, इसमें कितने तत्वों को लिया गया था, तो ये सारी चीजें आप डिटेल में देख लेंगे। ठीक है ना। और आवर्त सारणी पे जो है इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, कि अगर दे देगा कि 2 8 2 8 2 दे दिया है, 8 2 10 दोबारा मैग्नीशियम दे दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा, पूछेगा कि यह किस आवर्त सारणी, यह किस समूह का तत्व है या फिर किस ब्लॉक का तत्व है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकाल करके आप उसको पता कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ब्लॉक से भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा, कहेगा कि यह किस आवर्त सारणी का तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो ये सब चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैलेंसी पूछ सकता है कि संयोजकता कितनी होगी उसकी। तो ये सब चीजों को देख लेंगे ध्यान से। ठीक है ना। तो ये आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का जो आधार है वह क्या है, परमाणु क्रमांक है। ठीक है ना। कौन क्षार धातु है, इनमें दिया है, ये 3 पेयर दिया हुआ है और पूछ रहा है इनमें से कौन सा क्षार धातु है। तो याद रखिएगा कि यस ब्लॉक के फर्स्ट ए तत्वों को हम जो है क्षार धातु कहते हैं, और सेकंड ए के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि फर्स्ट ए में हाइड्रोजन से शुरू होता है, और देखिए क्या क्या है, तो उसमें जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये फर्स्ट ए के तत्व हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जो भी है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ए के तत्व हैं और इन्हें हम कहते हैं क्षारीय धातु कहते हैं, और सेकेंड ए के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए है, इसको हम क्षारीय मृदा धातु कह सकते हैं। अगला दिया है 15 नंबर का क्वेश्चन दिया है, कर एल्केन का प्रथम सदस्य है। तो एल्केन का प्रथम सदस्य हम जानते हैं कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो CnH2n+2 होता है, देखेंगे ऑप्शन में है क्या, कहीं फर्स्ट में CnH2n दिया है, तो यह क्या होता है, CnH2n किसका होता है, एल्कीन का होता है, और CnH2n-2 एल्काइन का होता है, और CnH2n+2 जो होता है वह एल्केन का होता है, जो ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। और इस तरह से आपको पूछ सकता है कि एल्केन का प्रथम सदस्य कौन है, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य दे देगा, तो इसके जगह पे आपको n बराबर 1 रखना होगा, तो C1 मिलेगा, और 2 1 कम 2 2 4 हो जाएगा, अर्थात मेथेन मिलेगा। तो इस तरह से तीनों श्रेणी, जो एल्केन श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी है, एल्काइन श्रेणी है, इनमें आप देखेंगे एल्केन और एल्कीन में n की वैल्यू रखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा आपको, और कार्बन के हिसाब से आप कंपाउंड निकालेंगे। अगर एक कार्बन रखेंगे एल्केन में तो आप देख रहे हैं CH4 बन रहा है, अर्थात मेथेन हो रहा है। तो पूछ सकता है कि एल्केन श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है उसका अणु सूत्र क्या है, तो उसका अणु सूत्र होगा CH4 होगा। या पूछ सकता है कि एल्केन श्रेणी के सदस्य जो होते हैं वह किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो एल्केन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं हमेशा एकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और एल्कीन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं वह डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और एल्काइन श्रेणी के जो सदस्य होते हैं वह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो केमिस्ट्री में इस सब जो भी आपका 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आवर्त सारणी एक है, और कार्बनिक रसायन जो दिया है, कार्बनिक रसायन से जो प्रश्न बनेगा आपका IPSC नेम से प्रश्न बनेगा। ठीक है ना। और एल्केन एल्कीन एल्काइन से भी प्रश्न बनेगा, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, इससे बनेगा। सजाती श्रेणी किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सजाती श्रेणी की विशेषताएं लिखिए, या प्रक्रियात्मक या क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है। ठीक है ना।
तो इस तरह से, और बाकी आपको मिलेगा गैस जो भी एल्कोहल है, गैलिसियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण बनाने के लिए दे देगा। तो बहुत अच्छे तरह से रासायनिक समीकरण को लिख करके याद रखें, कंसेप्ट को क्लियर रखें, ठीक है ना। जितने भी अगर 10 केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, 10 केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे आप 5 ही उसमें से 5-6 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी दिया है उसको लर्न रखें। एल्कोहल बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन दे सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए, यूज लिखिए, ये सब चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद से एसिड बेस साल्ट से क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में बन जाएगा। और फर्स्ट चैप्टर से आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के लिए 100% जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और निम्न अभिक्रियाओं पे कहेगा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए जितने भी अभिक्रियाएं होती हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया होता है, और द्विव विस्थापन होता है, उसके बाद से विस्थापन होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माशोषी होता है, उत्क्रमणी होता है, अनुत्क्रमणी होता है, और रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, अपचयन, उपचयन, ये जितनी सारी अभिक्रियाएं हैं सबको अच्छे से आप कंठस्थ कर लीजिए, उनका एक एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण एवं भौतिक गुण अच्छे से पढ़ लेंगे। और उसके बाद से भर्जन और प्रगलन किसे कहते हैं या निस्तापन किसे कहते हैं, इस तरह के टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी को भी अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि उस पर भी आपको समीकरण देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही तक हम बात करेंगे, और नेक्स्ट जो है बायो के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही तक। ऑल द वेरी बेस्ट।